हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स है ना और फिजिक्स देखने जा रहे हैं। ये हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, चाहे आप नीट की बात कर लें या JEE की बात कर लें, एडवांस और मेंस, जिसमें भी हम जाएंगे तो उसमें क्या होगा एक्चुअली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। अगर ये मैथ्स नहीं बनती है आपको तो ऐसी स्थिति में आपको फिजिक्स नहीं बनेगी। और ये मैं चालू करने से पहले एक मुझे कोटेशन याद आ गया राहत इंदौरी साहब का, वो बता देता हूँ। और वास्तव में ये जरूरी भी है आपके लिए, मेहनत करना और अपने दम पे है ना, अपनी कुव्वत पे किसी भी कंपटीशन को एग्जाम को निकालना। और ये कोटेशन आपको याद रहेगा तो वास्तव में हमेशा काम आते रहेगा, है ना। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। It means you have to build up such kind of quality that you can get any marks, any chance, and you can achieve that point which you desire, which you want. तो इसके लिए आपको मल्लाहों का चक्कर छोड़ना पड़ेगा, मतलब इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना। कुल मिला के आप सिर्फ जो है फोकस करें स्टडी पे और अपने दम पे, है ना। 10 टीचर पढ़ा के आपको नहीं टॉप करा सकते जब तक आप अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप नहीं करोगे, है ना। ठीक है, तो वही चीज इंदौरी साहब कहे हैं कि दरिया अगर पार करना है तो नाव के सहारे नहीं, अपने तैरना सीख जाओ। और अपने तैरना सीख जाओगे तो फिर मल्लाह का चक्कर ही नहीं आएगा। जब चाहोगे नाव नदी पार करके उस पार रहोगे, है ना। नाव का सहारा ही नहीं चाहिए, है ना। और तूफानों से जो भी कठिनाई आती है ना, दिक्कतें आती हैं, उनसे आंख मिलाओ, ठीक है। और जो दरिया है ना उसको अपने दम पे पार करो, जो तूफान है, जो कठिनाइयां, उनसे नजरें मिला सको, है ना, उनके पे फतह कर सको। और जो भी सैलाब आ रहा है, बाढ़ आ रही है, उनको भी वार करो, माने सैलाब को खत्म कर दो। तो यहाँ पे जो जिंदगी में झंझावात आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उनको सब दरकिनार करते हुए अपने पढ़ाई पे हमें फोकस करना है और अचीव करना है। तो ये सभी संभव है जब अच्छी आप कोई भी बुक देख लेंगे फिजिक्स की, अच्छी कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करने जाएंगे, चाहे कोटा जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कहीं भी आप किसी भी कोचिंग अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 11th 12th की फिजिक्स से पहले, फंडामेंटल से पहले बेसिक मैथमेटिक्स चालू होती है। और आप कोई भी रिफ्रेशर अपनी बुक देखे होंगे, सबसे पहले यही चालू है, बेसिक मैथमेटिक्स। ये बनती है तो 1/3 फिजिक्स आपकी कवर हो जाती है। और ये 1/3 कवर सिर्फ यही की नहीं होती है, 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि अपन देखेंगे अभी कैसे यूज होता है इसका, अभी अपन आएंगे उस पर फोकस करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अधिक यूज होता है वो वेक्टर का यूज होता है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अगर है तो वेक्टर। और ये आप हमेशा सुनते रहे, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो एक स्केलर क्वांटिटी ये है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड कैसे? जैसे मान लीजिए टाइम है, टाइम आप बता दिए कितना हो रहा, 5 o'clock, ठीक है। या टाइम कितने लगा आपको जाने आने में, तो आपने बता दिया 10 मिनट। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पता चला, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ आ रहे हैं, ये तो नहीं पता चल रहा ना। ये तो सिर्फ हमें ये पता चल रहा कि व्हाट टाइम यू हैव टेकन, तो यू हैव टेकन ओनली 10 मिनट। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पता चला, ठीक है। तो डायरेक्शन जहां पे होगा, ठीक है, वहां पे आ जाएगा वेक्टर। और जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, जैसे मान लो लेंथ है तो लेंथ 5 सेंटीमीटर, अब इसकी लेंथ हमने बता दिया 10 सेंटीमीटर। अब क्या है, कहां से आपको पता चल रहा है, डायरेक्शन कहीं पता चला क्या, किस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर है, नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो वो क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर होती है। अब अपन बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर मींस जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाए, वही वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे वेक्टर के फॉर्म में, ए ऐसे दिखा दिए, ठीक है। या अगर आपको ओरिजिन मालूम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओ ए, ऐसे, मतलब ओ से ए की हो जा रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये वास्तव में अगर प्लेन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाता है, लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं तो एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आते हैं। और जब वेक्टर की बात करते हैं तो हम तीनों एक्सिस लेके चलते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस। तो ये अपन कैसे जान सकते हैं एक्स वाई जेड कैसे होगा, एक प्लेन में अपन तो ऐसे फॉर्म में सेव शो कर देते हैं, ऐसे है, ऐसे शो कर देते हैं प्लेन में। लेकिन जब वास्तव में स्पेस में देखेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होगा,
जब हम वॉल का कॉर्नर देखेंगे, ठीक है, वॉल का कॉर्नर देखेंगे या इसका कॉर्नर देखेंगे, तो ये ऐसी स्थिति में ये, ठीक है, तो अगर वॉल का कॉर्नर जब देख रहे हैं आप, तो ये आ रही जो हाइट, वो क्या हो गई, कुछ भी मान लो आप, वैसे जनरली हम जेड एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो है ब्रेथ हो गई, इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया, और ये जो हो गई वो लेंथ हो गई, उसको एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, तीनों में से किसी को कुछ भी मान लो। इसमें भी यही होता है, जनरली हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो एक्सिस तो हमने मान लिया प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, लेकिन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, इसको एक्स एक्सिस के लिए आई हो गया, और वाई एक्सिस के लिए जे हो गया, जेड एक्सिस के लिए के हो गया। तो आई जे के जनरली वेक्टर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर एक्स एक्सिस, जे फॉर वाई एक्सिस एंड के फॉर जेड एक्सिस। तो अब जैसे मान लो वेक्टर के फॉर्म में हम ए को दिखा रहे हैं, तो ए क्या है, अगर हम वेक्टर के डिफरेंट एक्सिस के फॉर्म में दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, ए वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस के लिए हमने एक्स लिख दिया, वाई एक्सिस के लिए वाई लिख दिया, और जेड एक्सिस के लिए हमने जेड लिख दिया। अब एक्स एक्सिस के साथ क्या आता है, आई आता है, वाई एक्सिस के साथ क्या आता है, जे आता है, और जेड एक्सिस के साथ आता है के। तो हमने ऐसे लिख दिया ए एक्स, ए वाई, ए, ये तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा, और आई जे के ये उस एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड। अब ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन वेक्टर को एक्चुअली क्वांटिटी के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये अपन देख लेते हैं। जैसे वेक्टर ये है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3i + 4j + 5k हमने दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में 3 वैल्यू पे, जैसे मान लो यहाँ पे वेक्टर हमने दिखा दिया, ये ओ हो गया, ये ओ ए हो गया। अब ये ओ ए वेक्टर का जो है, ए की पोजीशन एक्स एक्सिस के क्या अलॉन्ग है, वो 3 है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, 4 है, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस क्या है, 5 है। तो ये चीज है हमने देखा वेक्टर को रिप्रेजेंट करके, कि किस किस तरह विभिन्न डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे उसको, है ना, एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक। तो ये हो गया। अब जब हम वेक्टर के टाइप्स आते हैं, तो जनरली 2 टाइप अपन बता देते हैं वेक्टर के। एक टाइप हो जाता है पोलर वेक्टर, और दूसरा हो जाता है एक्सियल वेक्टर। जैसा नाम है वैसा काम है। पोलर, इसमें ट्रिक्स मिल गया आपको, पो माने पॉइंट, ठीक है, पीओ, ये ट्रिक्स क्या दे रहा, पीओ ट्रिक्स क्या चीज का दे रहा, पॉइंट का ट्रिक्स दे रहा। पॉइंट ट्रिक्स क्या हो गया, मींस पोलर वेक्टर का जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो वही पोलर वेक्टर होता है। तो पोलर वेक्टर आपको क्लियर करने के लिए ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि इनिशियल पॉइंट उसका फिक्स है, और वो पोलर वेक्टर कहलाता है। तो पोलर वेक्टर के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, पोलर वेक्टर की टाइप क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है पोलर वेक्टर टाइप में, वेलोसिटी क्या है, एक डिफरेंट रहेगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, या अगर आप मानना चाहते हैं एक्सीलरेशन, तो ठीक है, इंस्टेंट टाइम ऑफ पीरियड के लिए। तो ये पोलर वेक्टर क्या क्या हो गया, जिनमें फिक्स पॉइंट हो और जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिससे आप बता सकें और एक्सप्लेन कर सकें। अब जब आप बात करते हैं एक्सियल वेक्टर की, तो एक्सियल वेक्टर क्या हो जाता है, ये रोटेशन अलोंग एक्सिस में काम आता है, रोटेशनल मोशन में काम आता है। अब रोटेशनल मोशन में डायरेक्शन भी आ गया, तो डायरेक्शन क्या वेक्टर का बता रहा, जैसे इसको अपन जो बताते हैं वो राइट हैंड, ठीक है, रूल में स्क्रू रूल के हिसाब से बताते हैं। ये राइट हैंड स्क्रू रूल आपके 12th में भी है, आपको पढ़ना है ना, 4th चैप्टर में मैग्नेट में, है ना, 5th चैप्टर मैग्नेट है, तो उसमें आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि ये आपको डायरेक्शन क्या बता रहा है, जैसे ये है, ठीक है, तो अब ये इस डायरेक्शन वेक्टर का, तो जो मोशन हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या बता रहा, ये इस डायरेक्शन बता रहा। अब आपको मैं ऐसे समझा देता हूं, क्लॉकवाइज हो रहा कि एंटी क्लॉकवाइज, आप समझ जाएंगे। जैसे ये देखिए, आपने ये डायरेक्शन में पढ़ा, ऐसे दिखा रहा, तो यहां पे ये क्या होगा, ऐसे ये डायरेक्शन में आ रहा, मतलब हम डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे तो चलती नहीं है ना,
क्लॉकवाइज क्या मतलब, जो घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है वो क्लॉकवाइज कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की जो है ना नीडल चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो वो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जो है नीडल जो चल रही है घड़ी की जो है मिनट हैंड या सेकेंड हैंड कैसे चलता है, इस तरह मूव करता है क्लॉकवाइज, तो उसको उस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा क्या होगा, जैसे ये देखो ये डायरेक्शन वेक्टर का हो गया, ये मोशन का हो गया, तो यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक्सियल वेक्टर होगा, जहां पे क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, वो डायरेक्शन ऐसे होगा और उसमें वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। तो ये स्क्रू रूल कहलाता है और यही सेम जो है थंब रूल भी कहलाता है, अलग थोड़ा सा हो जाता है। थंब को जब कंडक्टर को पकड़ते हैं ऐसा, जब थंब को इन डायरेक्शन को इंडिकेट करे किसके, करंट को, और तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। वो 12th में आप पढ़ेंगे। अभी जो 11th में और या बेसिक मैथ्स में हमको जानना है वो हमको वेक्टर को देखना है, और वेक्टर क्या है ऐसे है। तो अब देखें वेक्टर के अलावा और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वेक्टर के अलावा जैसे एलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। एलजेब्रा में क्या है, जो फार्मूले हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज आप देखते हैं जो वो क्या है, वो एलजेब्रा भी यूज होता है अपने यहाँ। तो एलजेब्रा जो यूज होता है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। और ए माइनस बी का होल क्यूब का भी फार्मूला रख लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला रख लेंगे, ये 8th में आपने पढ़ा हुआ है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी ये भी अक्सर यूज हो जाता है, अक्सर यूज हो जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमेशा याद रखना, ये नहीं कि 11th 12th में आप आ गए तो वो फिजिक्स में जरूरत ही नहीं उस फार्मूले की, है ना। फिजिक्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ये सब आपको बेसिक मैथ्स जो मैं पढ़ा रहा हूं, और ये बेसिक मैथ्स आप पढ़े रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। और दूसरे जो अपने कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि बायो के बच्चों को काफी सफर करना पड़ता है, क्योंकि ये तो मैथ्स में मैथ्स वाले बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन और मैथ्स में चैप्टर्स हैं, ये एक चैप्टर है, दो चैप्टर है, वेक्टर का अलग चैप्टर हो गया, वो पता चला कि 10 दिन 15 दिन का चैप्टर है ना। डिफरेंशिएशन का अलग चैप्टर है, वो पता चला कि 20 दिन 25 दिन का चैप्टर है ना। इंटीग्रेशन का अलग चैप्टर है। तो मैथ्स में बच्चे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर ये सब चीजें पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री 11th मैथ में है, तो ये सब चीजें वो पढ़ लेते हैं। लेकिन बायो वाले बच्चे बहुत ज्यादा सफर करते हैं, तो इसलिए मैथ वालों को तो फिजिक्स थोड़ी समझ में आ जाती है, लेकिन बायो वाले सफर करने लगते हैं। तो मैं इसलिए ये सब वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी डाउट जाए तो आप ये बार बार देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और बायो के होने के बाद भी आपको कभी डाउट नहीं जाए। मैथ वालों को भी डाउट नहीं जाएगा, मैथ वालों को भी ये बेसिक फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। और क्योंकि मैथ में पढ़ेंगे तो आगे जाके पढ़ेंगे, पता चला जनवरी में पढ़ेंगे, फरवरी में पढ़ेंगे, तब तक तो आप तो सफर करेंगे ना फिजिक्स में। तो इसलिए मुझे सबसे पहले हमको ये फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी अच्छी बुक आप देखेंगे यही चालू होता है, मैथमेटिकल फिजिक्स चालू होती है, किसी भी अच्छे कोचिंग से यही चालू होता है। इसीलिए हमें पढ़ाना पड़ेगा ये, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि हमें सफर न करना पड़े और आपको सफर न करना पड़े, आगे का रास्ता अपना आसान हो जाए। अब उसके बाद आते हैं, जब एल्जेब्रिकली हम वेक्टर को कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम बता रहे हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर ये हो गया कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, है ना। या यूं कहें ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर है। देखो जैसे ये देखो लेंथ एकदम सेम है, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, और डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया। इधर क्या होता है जनरली, डायरेक्शन ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है, साउथ होता है। तो ये जनरल डायरेक्शन लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया, इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट की ओर हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर। या यूं कहें इक्वल वेक्टर वो है जिनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने पे, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर ऐसे चल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, ठीक है। जब इक्वल वेक्टर की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मान लो 3i प्लस 4j प्लस 6k, और बी की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 6k। तभी ये इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों वेक्टर इक्वल है। हम ये लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू किसके हैं, बी के, ठीक है। तो ये इक्वल वेक्टर आपको क्लियर हो गया। अच्छा, पोलर वेक्टर का ये आपको एग्जांपल क्लियर हो गया। एक्सियल वेक्टर का भी ये एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी हो गई या टॉर्क हो गई,
या एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी है ना, जो पाथ में सर्कुलर पाथ में किसी एंगल से घूम रही हो, या टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या होता है, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे हमने इससे पुल कर रहे हैं, इससे पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। दो इक्वल फोर्स है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में जब काम करें तो ऐसे दो फोर्सेस को ना टॉर्क के फॉर्म में जानते हैं। तो अब एंगुलर मोमेंटम, तो ये सभी चीजें आप इक्वल टू mv ये आप पढ़ेंगे, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम 11th में आप पढ़ेंगे, कुछ चीजें आपको 12th में पढ़नी है, कुछ 11th में पढ़नी है, ये बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथ है ना फॉर फिजिक्स है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, ये दोनों का देखिए लेंथ तो सेम है, लेंथ तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये इक्वल टू बी नहीं है, ए और बी के डायरेक्शन में चेंज है, इसलिए ए इक्वल टू माइनस बी हो गया। तो जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं, जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें माइनस साइन हो जाएगा। अगर मान लो ए इस डायरेक्शन में चल रहा, ए इस डायरेक्शन में आने लगा तो माइनस ए लिख देंगे, ठीक है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप, निगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि जो उनके बीच का एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। एक वेक्टर इधर जा रही है तो दूसरी वेक्टर 180 पे इधर आएगी, ठीक है, तो ये निगेटिव वेक्टर हो गया। दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हो गई, एक पैरेलल लाइन में दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री बना रही हैं। और जिसमें इक्वल वेक्टर में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री बना रही हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये चीजें हो गई, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिक्स वेक्टर, फिक्स वेक्टर क्या है, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स हो जाए, वहां से वेक्टर स्टार्ट हो, तो फिक्स वेक्टर नहीं होता। जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो ए से बी तक गया है, तो ये फिक्स तो है ना, यहाँ से इनिशियल पॉइंट फिक्स है, तो जब इनिशियल पॉइंट फिक्स हो है ना, वो फिक्स वेक्टर हो गया। कोई भी वेक्टर जिसका हमको इनिशियल पॉइंट मालूम है वो फिक्स वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर जिसका हमको इनिशियल पॉइंट नहीं मालूम है ना, वो फ्री है, फ्री से नाम से ही पता चल रहा है ना। जैसे हम वेलोसिटी ज्वाइन कर रहे हैं, ग्राफ हमने ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, हम जो ग्राफ अलग अलग टाइप के दिखा रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, तो वो अलग अलग ग्राफ भी आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन को जो पढ़ना है वेक्टर का पढ़ना है, वेक्टर क्योंकि वेक्टर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। आप वेक्टर है ना सभी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना पड़ेंगे आप, 11th में भी 12th में भी है ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ेंगे गॉस लॉ तो या कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे है ना। जैसे मान लो आपने जो तीनों लॉ पढ़े है ना, न्यूटन के तीनों लॉ, तो तीनों को पता चला पूछ वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, इसलिए वेक्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 11th 12th पीछा नहीं छूटता वेक्टर से। तो वेक्टर का हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो फिर फिजिक्स कहां से क्लियर होगा, इसलिए जाना जरूरी। अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर मतलब ये दोनों वेक्टर को मिला दें तो वो कोलिनियर वेक्टर हो जाता है। कोलिनियर वेक्टर मतलब एक लाइन में जो वेक्टर हो, एक लाइन में हो, तो एक लाइन में कैसे हो सकता है, 0 डिग्री का डिफरेंस हो तो भी ये होगा एक लाइन में, 180 डिग्री का डिफरेंस हो तो भी एक लाइन में ही होगा। तो कोलिनियर वेक्टर जैसा नाम वैसा काम, को लीनियर, को माने साथ में एग्जिस्ट करे, लीनियर माने लाइन में, वेक्टर माने वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या है, जो एक लाइन में एग्जिस्ट करता है वो कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। कोप्लेनर जैसे मान लो ये XY प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में है ना कोई भी वेक्टर बना हुआ है, कोई भी प्लेन में बना हुआ है, तो अब जैसे मान लो OA OB CA, या सिंपल ऐसे वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर को थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में बता दूं, जैसे इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसको इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट ऐसे करके हमने बता दिया, या O लिख दो ज्यादा अच्छा इनिशियल पॉइंट के लिए, OA, ये क्या हो गया, OA आपने लिख दिया, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए ए वेक्टर, या सबसे और बेटर तरीका होता है स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, ए अल्फाबेट स्मॉल, इस तरह। तो ये तीनों तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना, इनिशियल पॉइंट के साथ में, या वेक्टर को सिर्फ बड़े अल्फाबेट से जो उसका एंड पॉइंट है उसके फॉर्म में, या स्मॉल अल्फाबेट से। स्मॉल अल्फाबेट में हमने जैसे मान लीजिए ए लिख दिया है, ये ऐसे स्मॉल अल्फाबेट के फॉर्म में। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे तीन तरह से हो सकता है।
तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिनके सभी के इनिशियल पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम है। तो अब देखिए सेम कहां से है, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, सी वेक्टर भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए वेक्टर भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, ये को इनिशियल वेक्टर होगा। क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। अब को टर्मिनस वेक्टर, टर्मिनस मीन टर्मिनेट होना, जैसे किसी बच्चे को क्लास से टर्मिनेट कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो बच्चा क्लास में आएगा नहीं, उसकी टीसी हो गई, सस्पेंड हो गया वहां से, ठीक है। तो ये को, ठीक है, टर्मिनस वेक्टर में जैसे ये देखो सी आके ओ पे इंड हो रही है, बी वेक्टर भी आके इंड हो रहा है ओ पे, और ए वेक्टर भी आके कहां पे इंड हो रहा, ए पे हो रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये को टर्मिनस वेक्टर होगा। इस तरह आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अब आगे जो पॉइंट चलते हैं अपन, ये चलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब जहां पे ये सिचुएटेड है ए पी, तो ओ से लेके पी, अब ये चूंकि प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसकी क्या पोजीशन होगी। मान लो हमने दे दिया ये 2i + 3j, ये दे दिया हमने, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एक्सिस में पॉइंट पी है, तो एक्स एक्सिस में भी i की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव होगी। अगर मान लो निगेटिव दिखाते तो यहाँ पे -3 हो जाता, इस डायरेक्शन में रहता तो, ठीक है, एक्स की वैल्यू निगेटिव हो जाती है ना, वाई की भी निगेटिव हो जाती। तो वो आपको देखना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन जो देखते हैं आप, वही सेम इसके लिए भी रूल फॉलो होता है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, उस कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से वेक्टर किस डायरेक्शन में गया हुआ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मतलब वेक्टर पी पे था, अब कहां चला गया, क्यू पे, तो वास्तव में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस से पता चलती है। जैसे मान लीजिए हमें पी क्यू की डिफरेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, तो पी क्यू पे एरो लगाना पड़ेगा, पी टू क्यू, एरो का मतलब क्या हुआ, पी टू क्यू। अगर आपने पी क्यू ऐसे है, मतलब पी टू क्यू ऐसे जा रहा है एरो हमारा, पी से क्यू की ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हमने पी क्यू लिख दिया, ऐसे डायरेक्शन लगा दिया, तो हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे अगर हमने किया हुआ तो गलत हो जाएगा, फिर हमको ये डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्शन होने चाहिए पी क्यू का, ऐसे अगर है तो पी क्यू ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर हमको क्यू पी लिखना पड़ेगा, क्यू इंड पॉइंट, पी इंड पॉइंट है, ऐसे लिख सकते हैं, पी इंड पॉइंट है, मतलब इस डायरेक्शन का मतलब है पी इंड पॉइंट, है ना। तो ऐसे वेक्टर लिख दें क्यू पी, तो ज्यादा बेटर है, क्यू पी या क्यू पी लिख के ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब दोनों का, ठीक है। पी क्यू लिखे हैं तो भी ऐसे लिखना पड़ेगा, पी क्यू लिखे हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्शन आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पी से क्यू की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, माने कि दोनों पोजीशन वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट आप कर देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब अपन आते हैं मॉडुलस वेक्टर की ओर। तो मॉडुलस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ऐसे मॉडुलस, इसको क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस, या ऐसे करते हैं ए, मतलब बार इसमें से, मतलब जो वेक्टर का साइन है वो खत्म हो जाएगा, वो मॉडुलस वेक्टर होगा। मतलब कुल मिला के सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा हुआ है उस वेक्टर में। अब कैसे निकालते हैं, ये अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर की वैल्यू है 2i + 3j + 5k, ये, तो अब मॉडुलस ए निकालेंगे, तो मॉडुलस ए के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, अब इसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो कितना हो गया, 38 हो गया। अंडर रूट 38, ये ए का मॉडुलस वेक्टर अंडर रूट 38, ठीक है।
तो जब भी मॉडुलस वेक्टर निकालना होगा तो ये ध्यान रखेंगे आप, जब भी आपको मान लो ये निकालना है, ये मान लो ए का निकालना है, ए के ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, तो ए वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ए का मॉडुलस निकालना होगा तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट ए जेड का स्क्वायर। कुल मिला के आप क्या करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे जब ए का मॉडुलस निकालना है तो ये दिन के एक्स डायरेक्शन के हैं, जो वाई डायरेक्शन के है, जो जेड डायरेक्शन का है, इन सभी का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, तो ये निकल जाएगा अपने को ए का मॉडुलस। तो क्लियर। अब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर को ए कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। अब मान लो ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप हम लिखेंगे, और ये क्या होता है, वेक्टर ए अपान मॉडुलस ए। तो वेक्टर ए हमारा क्या था, यहां पे है वेक्टर ए, हम लिख दे रहे हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k, और एक ए का मॉडुलस क्या था, अंडर रूट 38। इसको और चाहें तो ऐसे फॉर्म में लिख लें, ए कैप इक्वल टू ए कैप इक्वल टू 1/√38, और ये वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 5k। इस तरह हमारा ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मालूम हो गया। तो हम यूनिट वेक्टर कई जगह यूज होगा और हम निकालेंगे, तो ये यूनिट वेक्टर अपने को क्लियर होना चाहिए कैसे निकलता है। अब हम आते हैं वेक्टर का, इसी साथ लगे हाथों आपको बता देते हैं वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई चीजें जब आप, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो वो चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे मान लो टोटल फोर्स निकालना है, तो 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3, टोटल फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या है, डायरेक्शन इसमें दिया रहेगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों को मिला के टोटल कैपिटल F लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन एडिशन। जैसे मान लो ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस 6k, बी दिया हुआ है 3i प्लस 7k प्लस 9j। तो सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ता है, तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये अरेंज कर लिया हमने, क्या हो जाएगा 3i प्लस 9j प्लस 7k। अब a प्लस बी निकालना है हमको, a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो क्या होगा, a प्लस बी जब निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या है 2i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। एक का साइन चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ज्यादा, ये माइनस साइन कर देते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, ये हम लिख दे रहे हैं 3i प्लस 9j प्लस 7k। अभी आई एक साथ लिखेंगे, 2i प्लस 3i माइनस 5j प्लस 9j प्लस 6k प्लस 7k, ठीक है। अब हम i j के कॉमन लेंगे, i कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 2 प्लस 3, ये j कॉमन ले लिया हमने तो -5 प्लस 9, k कॉमन ले लिए 6 प्लस 7, तो यहाँ क्या हो गया 5i प्लस 4j प्लस 13k। ये क्या आया, a प्लस बी आया। अब अपन b प्लस ए निकालते हैं, b प्लस ए, ठीक है। तो b प्लस ए देखें, b की वैल्यू क्या है 3i प्लस 9j प्लस 7k, और a की वैल्यू क्या है 2i माइनस 5j प्लस 6k। अब i एक साथ रखना है, 3i प्लस 2i प्लस 9j माइनस 5j 7k प्लस 6k। तो अब देखें 3 2 क्या हो गया 5i प्लस 4j प्लस
13K। तो अब देख रहे हैं हम ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी है। क्या है? ये दोनों सेम क्वांटिटी है। क्या है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब वेक्टर में क्या हमने प्रूव किया कि a प्लस बी बी प्लस ए होता है। ठीक है, लेकिन यही चीज निगेटिव में होता कि नहीं होता है, ये अपन देखते हैं, ये सॉल्व करके देखेंगे होता है कि नहीं होता। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्लियर है सबको? ये एडिशन जब वेक्टर कर करेंगे, दो वेक्टर एडिशन होगा, तो ऐसी स्थिति में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर साइन में अंतर होता, प्लस होता, ये माइनस हो जाता, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन डायरेक्शन अलग हो गया। तो ये a प्लस बी बी प्लस ए इक्वल होता है वेक्टर में, लेकिन अब इनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि वास्तव में इक्वल होता है कि नहीं होता है। ये सब्ट्रैक्शन भी देख लेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूज आप ना हो, मैं फाइनल रिजल्ट लिखे रहता हूं। b इक्वल टू 3i प्लस 9j प्लस 7k, ये है। इसको अपन लिख देते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। ठीक है, a माइनस बी हम निकालते हैं, तो लिखते हैं वेक्टर a माइनस बी। वेक्टर a की वैल्यू क्या है? 2i माइनस 5j प्लस 6k। वेक्टर b की वैल्यू क्या है? ये है 3i प्लस 9j प्लस 7k। ये ब्रैकेट तोड़ के सॉल्व करें, ज्यादा इजी पड़ेगा। 2i माइनस 5j प्लस 6k, ये ब्रैकेट चेंज होगा, तोड़ेगा तो माइनस, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ सभी प्लस है तो सभी माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो गया? माइनस 3i माइनस 9j माइनस 7k। अब इसको वैल्यू एक साथ रखते हैं, 2i माइनस 3i माइनस 5j माइनस 9k प्लस 6k माइनस 7k। कॉमन लेते हैं हम, i कॉमन ले लिया, 2 माइनस 3, j कॉमन ले लिया। ठीक है, तो j जब कॉमन ले लिया तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 5 माइनस 9, k कॉमन ले लिया, तो ये 6 माइनस 7। तो अब देखिए, अब सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, 2 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। ए 1 को अपन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि वो i मतलब 1 आई है, तो माइनस आई आया है। ठीक है, जे में क्या आया है? 9 5 14 जे, और के में क्या आया है? माइनस के आया है। ये वैल्यू किसकी आई है? a माइनस बी की। अब b माइनस ए करते हैं, देखते हैं क्या चेंज आता है। तो b माइनस ए करते हैं, b की वैल्यू क्या है? 3i प्लस 9j प्लस 7k। a की वैल्यू क्या है? ये लिख दो, a की वैल्यू है 2i माइनस 5j प्लस 6k। अब ये ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट है ना, डिस्क्लोज करेंगे तो पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या ले रहे हैं हम? 3i प्लस 9j प्लस 7k। ये हो गया माइनस 2i प्लस 5j माइनस 6k। आई आई एक साथ रखें, जे एक साथ देखते हैं, 3i माइनस 2i 9j प्लस 5j। ठीक है, 9j प्लस 5j, और इधर k का 7k माइनस 6k। अब कॉमन लेंगे, i कॉमन ले लिए, 3 माइनस 2, यहाँ पे j कॉमन ले लिए तो 9 प्लस 5, k कॉमन ले लिए 7 माइनस 6, तो ये 3 से 2 गया i, ये 14 j, ये k। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं हमने a प्लस बी और a माइनस बी और b माइनस ए में देख रहे हैं अंतर। देखिए क्या अंतर हुआ, ये सभी निगेटिव में आए थे और इसमें क्या है? सभी पॉजिटिव में आए। मतलब हम क्या देख रहे हैं? a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a प्लस बी में वेक्टर का सम क्या था? इक्वल था, लेकिन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या है? इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहां डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया, इसलिए हमारी जो वैल्यू है
वो चेंज हो गई। यहाँ पे पूरी सारी निगेटिव थी, यहाँ पे सारी पॉजिटिव हो गई। बाकी मैग्नीट्यूड ये 1i था, ये भी 1i है, यहाँ 14j था, ये भी 14j है, यहाँ 1k था, ये भी 1k है। तो a माइनस बी, बी माइनस ए इक्वल नहीं होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो अपन सॉल्व करेंगे जब फिजिक्स में, तो आपको एडिशन मिलता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।